नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। मैं हूं परवीन शेख। एसआईआर को लेकर दिल्ली में चुनाव आयोग की अहम बैठक हुई। मीटिंग में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार भी मौजूद थे। इसी ने पूरे देश में एसआईआर की रूपरेखा पर बात की। बैठक में खासतौर से पश्चिम बंगाल में 2026 में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले एसआईआर शुरू करने को लेकर चर्चा की गई। यानी बंगाल में एसआईआर की प्रक्रिया अब रफ्तार पकड़ने वाली है। बंगाल की डेमोग्राफी में हुए बदलाव पर ईसी ने चिंता जताई है, जिससे ममता की मुश्किलें बढ़ना तय है, क्योंकि टीएमसी पहले ही वोट चोरी का मुद्दा उछालकर घुसपैठियों का बचाव करने की जुगत लगा रही है। ममता सरकार और चुनाव आयोग के टकराव से बंगाल में पहले ही सियासी बवाल मचा है। ऐसे में ईसी की इस मीटिंग ने ममता की टेंशन जरूर बढ़ा दी है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि बंगाल में ईसी की बैठक और उसके एक्शन का क्या होगा असर। क्या बंगाल में बदल जाएंगे समीकरण? इस पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। दिल्ली में चुनाव आयोग की बैठक होती है, लेकिन बंगाल में ममता की टेंशन क्यों बढ़ जाती है? क्यों परेशान है ममता बनर्जी? देखिए, ममता की परेशानी की कई वजहें आजकल चल रही है। एक वजह नहीं है। पार्टी के अंदर जो समस्याएं पैदा हुई है उसमें अपनी इज्जत बचाने की कोशिश टीएमसी कर रही है, क्योंकि टीएमसी के अंदर ये लग रहा है कि आगे आने वाले समय में कुछ नेता ऐसे हैं जो उनकी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा सकते हैं जी। हर चुनाव के समय होता है पश्चिम बंगाल में, जब टीएमसी के नेताओं में ये निराशा आने लगती है कि इस बार तो सत्ता गई, लेकिन इस बार के चुनाव में ज्यादा संभावना इस बात की दिख रही है, क्योंकि ममता बनर्जी का फ्रस्ट्रेशन ये उस ओर इशारा कर रहा है कि इस बार तो हमारी सरकार नहीं बचेगी। हर बार के चुनाव में ममता बनर्जी इतना फ्रस्ट्रेट नहीं हुआ करती थी जितना कि अभी है। उनके पास कॉन्फिडेंस दिखता था और लगता था कि नहीं, इस बार भी हम खेल कर जाएंगे और इस बार एन केन प्रकारेण कुछ न कुछ विक्टिम कार्ड खेलेंगे और फिर पश्चिम बंगाल में अपनी सत्ता बरकरार रखेंगे। लेकिन ये चुनाव जो आने वाला है उससे पहले ममता बनर्जी ने अपने ही पार्टी के अंदर एक इंडिकेशन, संकेत दे दिया है कि इस बार लगता है बड़ा मुश्किल दौर है। सबसे पहले एसआईआर की प्रक्रिया के ऊपर ही जैसे ही बिहार में शुरू हुआ, हंगामा शुरू हो गया और उसमें ममता बनर्जी को पिटिशनर बनने की जरूरत नहीं थी, ये दिखाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये बाद की बात थी कि पूरे देश में लागू होगा। लेकिन उस समय केवल बिहार की बात हुई थी, जो 24 जून को मुख्य चुनाव आयुक्त ने आदेश जारी किए थे, उसमें बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया की बात थी, पश्चिम बंगाल की चर्चा ही नहीं थी। और इसमें ममता बनर्जी को पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट में बनने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि वो बिहार के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है। ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने पहले अनाउंसमेंट कर रखा हो। अगर ओवैसी गए हैं तो ये मान सकते हैं कि ओवैसी भी बिहार में चुनाव लड़ रहे हैं और मुस्लिम बहुल इलाकों में चुनाव लड़ रहे हैं, और उसी मुस्लिम बहुल इलाकों में 4 जिलों में से 2 जिला ऐसा है जहां सबसे ज्यादा वोट काटे गए हैं जो फर्जी थे। अभी एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वोट मुस्लिम बहुल 4 में से 2 इलाके, और उन 2 इलाकों में मुसलमानों की जनसंख्या एक किशनगंज में 70% है और कटिहार में, वही कटिहार और अररिया में 50% के आसपास है। और पश्चिम बंगाल में तो इससे भी दोहरी स्थिति होगी, क्योंकि पूरे एसआईआर की प्रक्रिया में सबसे ज्यादा वोट काटे जाने वाले वो 2 डिस्ट्रिक्ट हैं जो मुस्लिम बहुल है। परेशानी तो इस बात के लिए, लेकिन खैर उन जगहों पर ओवैसी चुनाव लड़ते हैं, राजद चुनाव लड़ती है, कांग्रेस भी चुनाव लड़ती है। तो इन लोगों को पिटिशनर बनना था, ममता बनर्जी को नहीं बनना था। इन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया कि आगे एसआईआर की प्रक्रिया होगी तो हमें भी उतना ही नुकसान होगा, हमें भी परेशानी होगी। इसलिए अगर इतने वोट काटे जाते हैं तो हमारे ही वोट काटे जाएंगे, जैसे इन लोगों ने अपने आप को एक्सपोज कर दिया, राजद ने, कांग्रेस ने, और ये उनका डर दिखा रहा था। वहीं से समस्या की शुरुआत हुई और आगे भी ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेट होती दिखाई पड़ी। परेशानियां इतनी रही कि ये माना जाने लगा कि ममता बनर्जी अब पार्टी का कंट्रोल खो चुकी है और प्रशासन पर भी इनका पूरा कंट्रोल नहीं रहा। एसआईआर के लिए प्रक्रिया जो आगे शुरू होने वाली है, चुनाव आयोग से पहले ही टकराव मोड़ ले लिया।
जब चुनाव आयोग ने 11 जिलों में शुरुआत की थी एसआईआर की तरह प्रक्रिया, एसआईआर की नहीं बल्कि उसकी तरह की प्रक्रिया शुरुआत की थी, और 4-4 इनके ऑफिसर पकड़े गए रंगे हाथ कि फर्जी वोट, 87 फर्जी वोट एक एक जगह पर बनवाया जा रहा है। एक एक बूथ पर सैकड़ों की संख्या में फर्जी वोटर थे। ये डाटा एंट्री ऑपरेटर जो इन्हीं की पार्टी का व्यक्ति था, जिसको कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया था, उसको तो हटा दिया गया, लेकिन 4 अधिकारी पश्चिम बंगाल सरकार के थे और उन लोगों को सस्पेंड करने की मांग की गई, वो अड़ गए। ये भी ये दिखा रहा था कि देखो कैसे फर्जी वाड़े करने वाले अधिकारियों तक को प्रोटेक्ट करने में ममता बनर्जी लगी है। अब ये समस्या जो चल रही थी, अब उसमें और आगे बढ़ गया जब उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ जी। उपराष्ट्रपति के चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और इसके लिए सारी पार्टियां जो इंडी अलायंस का पार्ट है या फिर जो अपोजिशन में है, जिसने पार्टिसिपेट किया, बीआरएस ने पार्टिसिपेट नहीं किया, उसकी समस्या नहीं है। अकाली दल ने नहीं किया, बीजेडी ने नहीं किया, बीजू जनता दल ने भी नहीं किया, तो इन लोगों की समस्या नहीं है कि हमारे पार्टी का नेता क्या किया, सांसद क्या किया। लेकिन ये उपराष्ट्रपति के चुनाव में जो क्रॉस वोटिंग हुआ, क्योंकि इंडी अलायंस की तरफ से जो कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी थे, इनके बारे में माना जा रहा था और इन लोगों ने दावा भी किया था कि इनके पास 352 सांसद है, लेकिन वो घटते घटते कम हो गया क्योंकि अपोजिशन में बैठी हुई कई पार्टियों ने इन लोगों को सपोर्ट करने से मना कर दिया। अब इनके पास 330 सांसद बचे। अब इन लोगों का दावा था 330 सांसद हमारे साथ हैं, 330 वोट मिलेगा, लेकिन बाद में जब वोटिंग हो गई तो जयराम रमेश ने कहा 315, सारे के सारे 315 हमारे साथ आए। अब परिणाम सामने आया, 15 अवैध वोट, और उसके बाद एनडीए जो 427 पर थी वो 452 पर चली गई। तो इसके कारण आपस में इन लोगों को लगने लगा कि कौन एक्सपोज होगा, एक्सपोज तो किसी न किसी को होना है जी। अब उसको लेकर टीएमसी को भी लगने लगा कि अगर हमारे सांसदों के बारे में जानकारी मिल जाएगी कि देखो भाई टीएमसी के ही सांसद हैं जो क्रॉस वोटिंग में शामिल हैं, तो फिर तो डर पैदा हो जाएगा कि हमारी पार्टी में बगावत चल रही है। अभिषेक बनर्जी मैदान में उतर गए और उन्होंने सबसे पहले आम आदमी पार्टी को टारगेट किया। बोला कि देखिए आम आदमी पार्टी के कम से कम 3-4 सांसद ऐसे हैं जिसने क्रॉस वोटिंग की है। हमारे पार्टी के तो 41 सांसद लोकसभा और राज्यसभा मिला के सारे एकजुट थे, एक साथ चुनाव में गए और सब लोगों ने हमारे पक्ष में ही यानी सुदर्शन रेड्डी के फेवर में वोटिंग की है। अब इसके से भी आगे बेशर्मी की सीमा पार कर गए। अभिषेक बनर्जी बोल रहे हैं हम तो संपर्क में आए, बहुत सारे लोगों से बातचीत की और उसमें पता चला कि 15 से 20 करोड़ रुपया एक वोट के लिए दिया जा रहा था। अब 15 से 20 करोड़ रुपया, जैसे सरकार बचाने की बात थी, ये कैश फॉर वोट की बात थी, और उसमें भी उपराष्ट्रपति के चुनाव में, जबकि ये पूरा दम भी लगा लेते तो भी बहुमत के आंकड़े के आसपास नहीं थी। इंडी अलायंस के सारी पार्टियां मिला के, अपोजिशन पूरी अपोजिशन मिला के भी 376 का आंकड़ा पार नहीं करती जी। और पहले से ही 427 सांसद एनडीए के हैं जो समर्थन में आए हुए हैं, वो बहुमत से बहुत ऊपर की चीज है। फिर भी ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारे सांसद खरीद रहे हैं। अरे ऐसे में तो सांसद तुम्हें खरीदना पड़ता, तुम लोगों की जरूरत थी सांसद खरीदने की, एनडीए के कुछ पार्टनर पार्टियों को तुम लोग खरीद सकते थे। ये दिखा रहा था कि ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी पार्टी में बगावत नहीं है, हमारे पार्टी के सारे सांसद एक हैं। इसका मतलब है कि किला इनका भी दर का है। इनकी पार्टी में से भी कुछ लोगों ने वोट किया है एनडीए के कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन को जी। और ये डर फिर से दोबारा दिखाने लगा। और उस समय एक बैठक होती है चुनाव आयोग की। चुनाव आयोग की बैठक में सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी के सीईओ जाते हैं, यानी चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स, और ये सारे से मीटिंग होती है तो सब जगह से कुछ ना कुछ सजेशन आता है। असम के सीईओ ने सजेशन दिया कि हमारे यहां स्टेट का एक कार्ड बना है, क्योंकि असम में भी घुसपैठियों की बड़ी समस्या है पश्चिम बंगाल की तरह। तो असम में सजेशन दिया गया कि हम लोग ये कार्ड तो यूज करेंगे, और चुनाव आयुक्त ने भी कहा था, मुख्य चुनाव आयुक्त ने भी कहा था कि ये जो घोषणा हुई थी कि 10 तारीख को मीटिंग होगी, तो उससे पहले उन्होंने कहा था कि सब अपने अपने यहां कुछ सजेशन लेकर आए। 11 डॉक्यूमेंट्स है, 11 के बाद और डॉक्यूमेंट्स ऐड करना है, इसमें से कुछ रिप्लेस करना है,
ये सब सारी जानकारी हमें चाहिए और इसी पे आगे काम करेंगे। तो आपके स्टेट लेवल का कोई सजेशन हो तो बताइए। अभी असम की तरफ से तो आया और असम की तरफ से ये भी आया कि हमारे यहां आधार कार्ड में बहुत फर्जीवाड़ा है, तो इसलिए आधार कार्ड को हम इंक्लूड नहीं कर सकते। अगर करना होगा, जैसा सुप्रीम कोर्ट अगर फिर से वहां भी कह दे आधार कार्ड इंक्लूड करो, तो हम उसकी जांच करेंगे। फोटो आईडी कार्ड जो इलेक्शन कार्ड है उसकी भी जांच करेंगे। इसलिए समय ज्यादा निकाला जा रहा है। और चुनाव आयोग ने कहा कि जो पिछला बार रिवीजन हुआ था, एसआईआर हुआ था जी, और उसके बाद जो लास्ट वोटर रोल है, उन दोनों का मिलान करो। जैसे बिहार में एक्सपेरिमेंट किया गया और बिहार में अभी जो डाटा आए हैं सामने, उसमें कहा गया कि 52% वोटर वही हैं जो कि पिछले एसआईआर के समय थे और 25% वोटर वो हैं जो पिछले एसआईआर में जो लोग थे उनके ब्लड रिलेटिव हैं। मतलब जो उस समय वोटर थे और उनके बेटे जो उस समय वोटर नहीं था लेकिन वो वोटर थे, तो उनका ओरिजिनल पहचान है। और उसके बाद उनका बेटा 18 साल का हुआ है, उसका भी पहचान है, तो इसलिए वो रिलेटिव हैं उनके। तो लगभग 75% के करीब आपको ज्यादा कवायद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 2 वोटर रोल देखने पड़ेंगे, जो पिछले एसआईआर का है और अभी जो करंट चुनाव हुआ है वर्तमान में, वहां उन दोनों के बीच मैच करो और उसके बाद उन लोगों के परिवार के लोगों को देखो और फिर उनके परिवार के लोगों में देखो कि उस समय उनके पास कितने बच्चे थे जी। जो 16 साल के थे, 15 साल के थे, 12 साल के थे, फिर 18 साल के हुए तो वोटर रोल में नाम आया। तो उसके लिए पहचान पत्र की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो जो 25% बचे हुए होंगे उसके फर्जीवाड़े की जांच करनी पड़ेगी, तो आपको कम एफर्ट लगाना पड़ेगा। ये सारे सजेशन अलग अलग राज्यों से आ रहे थे, लेकिन पश्चिम बंगाल के सीईओ के पास कोई सजेशन नहीं था, क्योंकि ममता बनर्जी का दबाव है। और वो सजेशन हो या ना हो, इसलिए चुनाव आयोग ने कहा कि पश्चिम बंगाल के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उस पर कंट्रोल होना जरूरी है, क्योंकि अगर कंट्रोल नहीं होगा तो ममता बनर्जी ये पूरी प्रक्रिया के खिलाफ एक ऐसे माहौल तैयार करेगी जिसमें हम लोग मेहनत करेंगे और फर्जी कार्ड ये लोग बना बनाकर हमें देंगे। तो लंबा एफर्ट लगाने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए चुनाव आयुक्तों की बैठक, चुनाव अधिकारियों की बैठक आगे पश्चिम बंगाल में उन जिलों के लिए बड़ी समस्या पैदा करेगी, जैसे बिहार में सीमांचल के जिलों में पैदा की है। और बॉर्डर इलाकों में जो डेमोग्राफी चेंज की बात आपने कही है, वो बॉर्डर इलाकों में ऐसे ही डेमोग्राफी चेंज हुआ है, चाहे मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, या फिर 24 परगना हो उत्तर और दक्षिण, या फिर उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर हो। ये सारे जगह ऐसे हैं जहां पर मुर्शिदाबाद में तो 70% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, ऑन रिकॉर्ड, ऑफ रिकॉर्ड तो और ज्यादा हो सकता है। और उसके बाद वही साउथ दिनाजपुर में 49% है, साउथ 24 परगना में 38% के आसपास है, ऑन रिकॉर्ड है। वो ऑफ रिकॉर्ड कुछ ज्यादा ही बढ़ा होगा, क्योंकि इस बीच कितने घुसपैठिए आते हैं वहां पर, और ये मुस्लिमों के पॉपुलेशन ग्रोथ रेट के हिसाब से नहीं है जी। कि वहां पर आजादी के समय में जब भारत का विभाजन हो रहा था, उस समय अगर वहां का पॉपुलेशन 60%, 70% मुस्लिमों का होता, तो ये जिन्ना जो मांग कर रहा था नोआखली तक पहुंच गया। ये बंगाल में, यानी कि उस समय ईस्ट पाकिस्तान, उसकी डिमांड बढ़ा रहा था, तो आगे के जिलों की भी डिमांड बढ़ाता कि भाई यहां भी मुसलमान है 50%, यहां भी 60% है। लेकिन उस समय नहीं था। ये बाद में, ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से नहीं हुआ कि एक मुस्लिम परिवार है उसके 5 बच्चे 8 बच्चे हो गए तो पॉपुलेशन मल्टीपल हुआ कई सालों में। ये हुआ है बॉर्डर इलाकों में जो बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए और उन जगहों पर वो बसे, उसके पेपर बनाए गए, रजिस्ट्री किए गए, जमीन दिए गए, और उसके बाद इन लोगों की जनसंख्या बढ़ी, तो उसी को एसआईआर में हटाया जाना है। और ये पूरा इलाका, जितने लोकसभा सीटें हैं, उसके अंदर जो विधानसभा सीटें हैं जी, ये सब जगहों पर ममता बनर्जी का शासन रहता है। ये ममता बनर्जी के विधायक हैं। अब तो कांग्रेस को भी आउट कर दिया,
अब तो कम्युनिस्टों को भी आउट कर दिया। ये सारा पूरा का पूरा क्षेत्र कब्जा करके ममता बनर्जी बैठी है। और शायद इसीलिए ममता बनर्जी राजीव सर ये कह रही हैं कि मैं वोट कटने नहीं दूंगी, जान दे दूंगी अपनी। बिल्कुल, ये जान दे दो चाहे जान ले लो, वोट तो जिसका ओरिजिनल है वही रहेगा, कटना तो लगभग तय है। और पश्चिम बंगाल में इन सीधे तौर पर ये देखा जाए तो सिर्फ इन इलाकों में कम से कम तो 1.5 करोड़ घुसपैठिए हैं। इसलिए चुनाव आयोग के पीछे पीछे साथ साथ अमित शाह भी चल रहे हैं, डिटेंशन कैंप की बात कर रहे हैं कि भाई खोलना तो पड़ेगा, अगर तुम नहीं बनाओगे तो हम बनाएंगे। 30 किलोमीटर बॉर्डर का दायरा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के पास है, उन जगहों पर जहां पर अवैध निर्माण तुड़वाना है, उन जगहों पर डिटेंशन कैंप बनेगा। और एसआईआर की प्रक्रिया में बार बार चुनाव आयोग इस बात को कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि भाई नागरिकता प्रमाण पत्र दिखाना पड़ेगा, जो नागरिक नहीं है वो वोटर नहीं हो सकता। तो आप भले ही ये कहें कि ये प्रमाण पत्र है, वो प्रमाण पत्र है, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है, लेकिन आपको ये साबित तो करना पड़ेगा कि आप नागरिक हो जी। और अगर नहीं हो तो वोटर कार्ड आपका नहीं बनेगा। तो ये पूरी प्रक्रिया जो चल रही है, अमित शाह का एक्शन, साथ में चुनाव आयोग की एक्टिविटी, इसने ममता बनर्जी की पार्टी के अंदर भी एक बगावत पैदा कर दिया है कि अब तो इस बार एंटी इनकम्बेंसी हावी थी, और अगर फर्जी वोटर हटे, और चुनाव आयोग ने जो बोला है बूथ पर मैनेजमेंट भी बढ़िया होनी चाहिए, ये 1200 वोट होंगे एक बूथ पर, उससे ज्यादा नहीं होगा, और उसकी सुरक्षा की पुख्ता व्यवस्था भी होगी। तो ऐसी स्थितियों में ममता बनर्जी का जो पूरा फर्जी आइडिया रहा और फर्जी तरीके से बूथ कैप्चरिंग का एक मोडस ऑपरेंडी इन लोगों ने बनाया, बम मार दो, जहां भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा वोटर हैं उस बूथ को डिस्टर्ब कर दो, वहां वोट पोल ही ना होने दो, बम बंदूक का इस्तेमाल करो, ये सारे एजेंडे फेल हो रहे हैं। तो इसलिए छटपटाहट तो है, परेशानी है, और लगता है कुछ समय में ही ये देखने को मिलेगा कि टीएमसी में दीवारें कई पैदा हो गई है। कई नेता अब फिर से रुख कर रहे हैं, जैसे पहले शुभेंदु अधिकारी कर चुके हैं, जैसे पहले मुकुल राय भी किए थे, बाद में वापस चले आए जब ममता बनर्जी जीत गई। तो इस बार भी पहले भगदड़ मचेगी, ममता बनर्जी की पार्टी बिखरना शुरू होगा, इनके नेता भागने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि इस बार तो हमारे हाथ से कंट्रोल गया। तो अभी चुनाव आयोग और अमित शाह, ये दोनों गृह मंत्रालय की तरफ से और चुनाव आयोग की तरफ से वहां के एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिश की जा रही है, जिससे लगता है कि इलेक्शन से पहले ममता बनर्जी के हाथ से बंगाल का कंट्रोल छिन गया है, और आगे वो इंतजार कर रही है अपने विदाई का कि कब विदाई होती है पश्चिम बंगाल में। अब ममता बनर्जी का शासन ज्यादा समय तक रहने वाला नहीं है। राजीव सर, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ममता बनर्जी बंगाल में एसआईआर प्रक्रिया को लेकर पहले ही मोर्चा खोल चुकी हैं। वो बार बार कह रही हैं कि वोट नहीं कटने देंगी, चाहे इसके लिए उनकी जान चली जाए। इधर चुनाव आयोग ने भी अपनी कमर कस ली है, यानी बंगाल में ईसी और ममता के बीच बड़ा दंगल छिड़ने वाला है। अब देखना यह होगा कि चुनाव आयोग इससे कैसे निपटता है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।